हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 के, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर आप सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको जानना है कि सेल क्या होता है, उसका क्या साइज़ होता है, क्या शेप होती है, तो उसके लिए मैंने इसका एक पार्ट 1 भी बनाया है। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वो वाली वीडियो समझ नहीं आएगी या फिर उस वीडियो को देखना पहले ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में होती है, स्किन होती है हमारी बॉडी के ऊपर, अंदर लंग्स होते हैं, किडनीज होती हैं, इसी तरह से सेल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बहुत सारे मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे एक सेल का क्या स्ट्रक्चर है, वो जो मिलियन बिलियन सेल्स हैं उनमें से हम एक सेल, हर एक सेल में से एक सेल का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये एक सेल आप एज्यूम कीजिए, ये एक सेल है। ठीक है, तो जो इसकी बाहर की जो मैंने लेयरिंग यहाँ पे ड्रॉ की है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसके बीच में आता है ये होता है न्यूक्लियस, और जो बाकी जगह इसमें बच गई उसमें जेली लाइक कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर इजी लैंग्वेज में बोलें तो यही सब है कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस, और जो बाकी जगह बची वो है साइटोप्लाज्म का पार्ट। ठीक है, तो जो आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो एक सेल से बने होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, या फिर बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। तो हम दोनों तरह के सेल्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम अमीबा की देखते हैं, क्योंकि सेल सबके सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। अब देखो, अमीबा की जो ऊपर की लेयरिंग है इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, बीच में आ गया ये न्यूक्लियस, और जो बाकी जगह बचा वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और एक जनरलाइज्ड सेल में भी यही सब होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि इसकी मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हम अब सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान से वे में। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपने पर्सनल नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो आपको एक सेल्फ स्टडी जैसी फीलिंग भी आएगी, और आप अपने एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के टाइम पे भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी बाहर की जो आउटर लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब उसके फंक्शंस देखते हैं हम कि फंक्शंस क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहली बात कि ये सेल को दूसरे सेल से अलग अलग कर देता है, क्योंकि ये देखो एक तरह से दीवार है ना, तो दूसरा सेल जो होगा इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये एनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। जैसे कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है स्किन, सारे ऑर्गन्स को एनक्लोज करके रखती है ना, इसी तरह से सेल को सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज करके रखता है और दूसरे सेल से सेपरेट करता है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि कुछ मटेरियल्स को ये अपने अंदर आने देती है जो कि इसको लगता है सेल को कि मेरे लिए न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें हैं या फिर सही हैं, और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो नहीं आने देता, तभी इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, मतलब सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही आने देता है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि प्लांट सेल जो होता है ना, उसके अंदर एक और लेयरिंग होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक और लेयरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि डबल लेयरिंग होती है प्लांट सेल पर। लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं वही होती है। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट पे आ गए हम साइटोप्लाज्म के। हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया, उसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है उसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी यही कहती है कि द जेली लाइक कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। और ये एक जनरलाइज सेल की आप पिक्चर देख लीजिए। ये देखो, ये जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, बाहर सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, और जो बाकी सब चीज़ें ये जो आपको अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, ओके, तो साइटोप्लाज्म के जो ये सब पार्ट हमने अभी देखे ना ऊपर, इनको बोला जाता है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज।
साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज जो होती है ना, बेसिकली 8 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली होती है इसमें वैक्यूल, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से गोल्गी एपेरेटस, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड एंड सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो 8 ऑर्गेनेलीज हम साइटोप्लाज्म की पढ़ रहे हैं, इसमें से जो ये लास्ट वाली 2 ऑर्गेनेलीज हैं, प्लास्टिड, ये सिर्फ होती है प्लांट में, ठीक है। और जो ये वाली है, ये सिर्फ होती है एनिमल्स में, ओके। तो अब हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज में वैक्यूल को डिस्कस करते हैं। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है स्टोरेज एरिया, जैसे जहाँ पे सेल अपनी स्टोरेज की चीज़ें रखता है, ठीक है। और ये सेल की शेप को भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसका काम है सेल की शेप को मेंटेन करना और स्टोरेज करना। तो ये देखो इस तरीके का ये दिखाई देता है, वैक्यूल की शेप ये होती है। ये पहली ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म की। दूसरी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 99% टाइम तो पूछ ही ली जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी देता है, ठीक है। किस फॉर्म में देता है? ATP की फॉर्म में एनर्जी देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें एनर्जी देता है, हमें न्यूट्रिएंट देता है, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब देता है। इसी तरह से सेल को एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया ATP की फॉर्म में। ATP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो है ना, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्सटेंस भी होते हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूट्रिएंट और वाटर। तभी तो सेल वर्क करेगा जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, वाटर होगा, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आप पिक्चर देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर है। अब ये देखो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज के पेज पे हम फिर से आ गए हैं। ये देखने के लिए हमने कितना डिस्कस कर लिया? हमने ये 2 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बाकी के डिस्कस करते हैं। गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस का काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोर करना, पैक करना, मॉडिफाई करना अलग अलग मटेरियल्स को, जैसे कि प्रोटीन या फिर फैट। प्रोटीन या फैट को स्टोर करता है, पैक करता है और मॉडिफाई करता है। ये गोल्गी एपेरेटस का काम है। इस तरह का गोल्गी एपेरेटस नज़र आता है, ठीक है। अब हम लाइजोसोम की बात कर लेते हैं फटाफट से। लाइजोसोम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना सेल के। अब सेल जो होता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, जैसे कि जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल के लिए। तो वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर सेल में कई बार पैथोजेंस आ जाते हैं, जैसे कि वायरस हमारे सेल्स को अटैक करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया, तभी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब को एनगल्फ कर लेता है लाइजोसोम, ठीक है। तो लाइजोसोम का काम है जो भी अनवांटेड मटेरियल है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल के, उन सबको खा के ख़त्म कर देना और डाइजेस्ट कर देना लाइजोसोम के अंदर ही। तो लाइजोसोम इस तरीका दिखाई देता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और उन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरह से लाइजोसोम भी के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और वो जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होता है उनको एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके देखो 2 पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ होता है वो लिपिड्स को सिंथेसिस करता है। अब आप सोचेंगे कि लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स होते हैं ऑयल वगैरह, ठीक है, इन सबको सिंथेसिस करता है। 2 उसके पार्ट हैं, रफ, स्मूथ। रफ का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना और स्मूथ का काम है लिपिड्स को सिंथेसिस करना। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं। अब देखते हैं हम राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम क्या होता है ना, एक फ्री या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म की। या तो फ्री भी हो सकती है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, या फिर मेम्ब्रेन हो भी सकती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अभी तक आपने ये चीज़ नोटिस तो कर ली होगी कि सेल के अंदर एक से ज़्यादा साइट्स हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने की, क्योंकि प्रोटीन को जो है ना डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए सेल में भी एक से ज़्यादा साइट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने की। अभी आप देख सकते हैं हमने पहली यहाँ राइबोसोम तक, वैक्यूल से लेकर राइबोसोम तक डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ हमारी 2 ऑर्गेनेलीज रह गई हैं, जो है प्लास्टिड और सेंट्रोसोम। प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सिर्फ प्लांट में है,
और सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल्स में है। तो देख लो, ये प्लास्टिड जो होती है सिर्फ प्लांट में पाई जाती है और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। यहाँ पे एनिमल की स्पेलिंग रॉन्ग है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। प्लास्टिड जो होती है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, एक लेयरिंग होती है, ठीक है। इसकी शेप होती है स्फेरिकल या फिर ओवोइड। अब ये देखो, ये है इसकी शेप, ये स्फेरिकल होती है या फिर ओवॉइड होती है। इसका काम क्या होता है ना प्लास्टिड का, इसका काम होता है प्लांट्स को हेल्प करना फोटोसिंथेसिस में। अब देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एनिमल्स में क्यों नहीं होती है। एनिमल्स में इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिड का कोई नीड नहीं है, इसलिए एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होती। अब देखो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है सिर्फ प्रेजेंट है एनिमल सेल में और ये सेल डिवीजन का काम करती है। जैसे कि नए नए सेल बनाने में एक सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल में, फिर 2 सेल बाकी 4 में, 4 6 में, इस तरह से सेल डिवाइड होते रहते हैं। तो ये काम करता है सेंट्रोसोम। ओके, सेंट्रोसोम दिखता है इस तरीके का जो सेल डिवीजन का काम करता है। अब हमने पूरा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे न्यूक्लियस की बात, जो था सेल के बिल्कुल अंदर एक न्यूक्लियस। ये जो अंदर है ना, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन जो उसे एक्शन के लिए बोलता है वो एक्शन करता है, ठीक है। कमांड जो देता है हमारा ब्रेन, वो हम काम करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस को कमांड देता है, न्यूक्लियस जो होता है सेल को कमांड देता है, ठीक है। इसलिए इसको इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर डेफिनेशन है व्हाट इज़ न्यूक्लियस तो आप ये वाली पूरी लिख सकते हैं। अब न्यूक्लियस के पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज की तरह 8 नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं। जिसमें से पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल न्यूक्लियस और इसके ऊपर जो ये कवरिंग है जिसको मैं बार बार ड्रॉ कर रही हूँ, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो होती है ना डबल लेयरिंग होती है इसकी, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो बंद करती है सेल को, एनक्लोजेस द सेल। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये सेल न्यूक्लियस और इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब इस जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो फिल्ड है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो है क्रोमोसोम और एक होता है न्यूक्लियोलस सॉरी, ठीक है। तो क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो हमारा 3rd पार्ट हम इसी को डिस्कस करेंगे और क्रोमोसोम वही 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कि सेल को कितने और प्रोड्यूस करना है, क्या फंक्शन करना है, ये सब क्रोमोसोम बताता है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना क्रोमोसोम का, वो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम जीन्स में स्टोर करता है। अगर मैं आपको पिक्चर में समझाऊँ, अगर अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, तो ये मान लीजिए ये है एक न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एक जेली लाइक फ्लूइड भरा है, उस जेली लाइक फ्लूइड के 2 पार्ट हैं जिसमें से एक है क्रोमोसोम और एक है न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम जो होता है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और वो कैरी करता है उसको इन्फॉर्मेशन को जीन्स में, ठीक है, जीन्स में। और न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंपल। ओके, तो अब हम आते हैं आगे। सेल जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेल को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एग्जाम में भी आता है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड है और प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सिंपल। ओके, आगे चलते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में। ये डिफरेंस भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर से कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती जो प्लांट सेल में होती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इसमें लार्ज वैक्यूल होती है, इसमें स्मॉल साइज वैक्यूल होती है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होती है, जो भी मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि प्लांट्स को करना होता है फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना, इसलिए
नो प्लास्टिड। ओके, आगे सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। जो सेल डिवीजन का काम करते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको प्लांट सेल दिखाऊंगी और उसमें वैक्यूल दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी होती है। तो आप ये देखिए, ये एक प्लांट सेल है और इसमें देखो ये वैक्यूल कितनी बड़ी है, जो स्टोरेज का काम करती है वही। ओके, अब एनिमल सेल में भी देख लो वैक्यूल कितनी बड़ी है, सिर्फ इतनी सी वैक्यूल है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है हमने डिफरेंस देखा और उसमें सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ प्लांट सेल में जो था वो प्लास्टिड प्रेजेंट थी और एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं थी। इसका एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा है, उसका वैक्यूल प्लांट सेल का बड़ा है। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को यूज़ ले सकें। और मैं आपको मिलूँगी अपनी नई वीडियो में, जो है चैप्टर नंबर 9 की बारे में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।